स्टोरी की स्टार्टिंग में हम शेंगजी को देखते हैं जो अपनी मदर के पास में बैठ के रो रही होती है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो मिस्टर सी आ जाता है जो शेंगजी से कहता है कि क्या हुआ। शेंगजी कहती है कि पता नहीं मेरी मदर के साथ ऐसा किसने किया, मुझे बस अब अकेले नहीं रहना है। मिस्टर सी उससे कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंड शेंगजी से उसका हाथ मांगता है। शेंगजी जैसे उसे हाथ देती है, मिस्टर सी शेंगजी की मदर से कहता है कि आप चिंता मत करना, मैं हमेशा शेंगजी को प्रोटेक्ट करूंगा। और ऐसा कहकर शेंगजी को वहां से लेके चले जाता है और फिर अपने घर पे ही रखता है। कुछ टाइम बाद मिस्टर सी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी शेंगजी उसके पास में आके कहती है कि अगर मुझे भी गन चलाना आता तो मैं मेरी मदर को प्रोटेक्ट कर पाती। मिस्टर सी कहता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ एंड उसे शूटिंग सिखाने लगता है। अब इसके बाद हमें सीधे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। शेंगजी अब बड़ी हो गई थी, जहाँ पे मिस्टर सी ने उसे बहुत अच्छे से शूटिंग सिखा दी थी। शेंगजी मिस्टर सी को देख के कहती है कि मुझे हमेशा से ही अंकल बहुत ही पसंद है, लेकिन उनके लिए मैं हमेशा एक छोटी बच्ची ही रहूंगी। देन फिर वो अंदर चली जाती है। रात को उसे मिस्टर सी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो उसके रूम के बाहर जाती है और उसे आवाज लगाती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता है, जिससे वो अंदर चली जाती है। तभी पीछे से डॉक्टर आता है और सोचता है कि मिस्टर सी के पैनिक अटैक का टाइम आ चुका है। इसके बाद तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। जैसे ही शेंगजी अंदर जाती है, मिस्टर सी उसे अपने पास में खींच के किस करने लगता है। शेंगजी कहती है कि अंकल ये तो मैं हूँ। तभी मिस्टर सी के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो शेंगजी को धक्का देता है। शेंगजी कहती है कि मिस्टर सी की हेल्प मेरे सिवा आज कोई भी नहीं कर पाएगा, जिससे वो मिस्टर सी को किस करने लगती है। जिसके बाद मिस्टर सी भी उसके साथ किस करने लगता है। दोनों का रोमांस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेंगजी उठती है एंड मिस्टर सी को देख के कहती है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा ये सीक्रेट आपसे भी छुपा के रखूंगी। देन फिर वो कपड़े पहनती है एंड वहां से चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो डॉक्टर ऑलरेडी उसका वहां पे वेट कर रहा था। शेंगजी डॉक्टर से कहती है कि कल रात को जो भी हुआ है वो आप मिस्टर सी को कभी भी नहीं बताओगे, जिस पे डॉक्टर एग्री करता है। डॉक्टर सोचता है कि वैसे भी इन अटैक्स के बाद मिस्टर सी को कुछ भी याद नहीं रहता है। कल रात शेंगजी के लिए बहुत ही स्कैरी रही होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर सी सभी से पूछता है कि कल रात को मेरे रूम में कौन सी लड़की आई थी। शाओ कहता है कि स्टाफ में से तो कोई भी नहीं गया था और आपके फ्लोर पर बस शेंगजी का ही रूम है, कहीं वही तो आपके रूम में नहीं आई थी। ये सुनते ही मिस्टर सी जल्दी से शेंगजी के रूम में जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे शेंगजी देखती है कि कल रात को मिस्टर सी ने उसे कितने सारे मार्क्स दिए हुए हैं। तभी उसे मिस्टर सी आते हुए सुनाई देता है, जिससे वो लेट जाती है। मिस्टर सी उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। शेंगजी कहती है कि हाँ, बस मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है एंड कल रात से मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। जिससे मिस्टर सी उससे कुछ भी नहीं कहता। तो वो पूछती है कि कल रात को कुछ हुआ था क्या, बाहर से बहुत ही आवाजें आ रही थी लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया था। मिस्टर सी कहता है कि कल रात को मेरे रूम में एक लड़की आ गई थी। शेंगजी कहती है कि क्या आप उसे जानते हो। तो मिस्टर सी कहता है कि नहीं, मुझे वो याद नहीं है। शेंगजी कहती है कि अगर आपके सामने वो लड़की आ जाएगी तो आप क्या करोगे। मिस्टर सी कहता है कि मैं उसे घर से निकाल दूंगा एंड कभी भी उसके सामने नहीं जाऊंगा। शेंगजी कहती है कि अगर वो लड़की मैं हुई तो आप क्या करोगे। मिस्टर सी कहता है कि तुम वो लड़की बिल्कुल भी नहीं हो। शेंगजी कहती है कि मैं हो सकती हूँ। मिस्टर सी कहता है कि तुम छोटी बच्ची हो, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ। मिस्टर सी उसे सुला देता है और कहता है कि तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ लेकिन मेरी आंखों में हमेशा तुम एक छोटी बच्ची रहोगी। और ऐसा कहकर वहां से चले जाता है। बाहर जाके वो मेड से कहता है कि शेंगजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए आप हॉट टी ले जाना। मेड याद करती है कि शेंगजी को मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं और मिस्टर सी को अभी भी वो अच्छे से याद है। देन फिर मिस्टर सी सोचता है कि कल रात को शेंगजी उसके रूम में नहीं आ सकती है और वहां से चले जाता है। शेंगजी दूसरी तरफ सोचती है कि मिस्टर सी उसको हमेशा एक छोटी बच्ची ही समझता रहेगा। जब उसे पता चलेगा कि वही उसके रूम में गई थी तो वो क्या करेगा। उसी टाइम पे शेंगजी को किसी का कॉल आता है, जहाँ पर एक लड़की उसे बताती है कि आपके कहने पर हमने जियांग फैमिली का सर्विलेंस रखा है। हुआन धीरे धीरे करके जियांग फैमिली की सारी एसेट बेचता जा रहा है। शेंगजी कहती है कि बस उस पर नजर रखो और जो भी करता है मुझे बताती जाओ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हुआन अपने घर पर किसी और वुमेन को लेके आ गया था, जिसके बाद उसने शेंगजी की मदर सुरान को बहुत मारा था। सुरान कहती है कि मेरे फादर की डेथ के बाद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पूरी ये फैमिली थोड़ी ना ले सकते हो। हुआन कहता है कि अब से ये फैमिली मेरी होगी एंड तुम्हारी सारी एसेट भी मेरी होगी। मैं बस शेंगजी की वजह से तुम्हें इस घर में रहने दे सकता हूँ, वरना तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने भी नहीं देता और यहाँ पर भी रह के तुम्हें मेड का काम करना होगा। तभी वहाँ पर खड़ी शियान सुरान से कहती है कि मैं और हुआन तुम दोनों की शादी से भी पहले एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड अब फाइनली हम दोनों एक ही घर में रह पाएंगे। सुरान कहती है कि मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी सिस्टर समझा था। हुआन उसे और मारने चाहता ही है, लेकिन तभी शेंगजी आ जाती है, जो अपने मदर को ऐसे देख के कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे है मेरी मदर को मारने की। उसे देखते ही सियान कहती है कि तुम बहुत छोटी हो लेकिन बहुत ही समझदार हो, इसलिए मैं अब से तुम्हें बता देती हूँ कि ये फैमिली मेरी है, इसीलिए तुम्हें भी अब यहाँ पे कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एंड धक्का दे देती है। तभी उसकी डॉटर फीफी कहती है कि मम्मा, इसने गले में जो नेकलेस पहना है वो मुझे चाहिए। सियान कहती है कि इस घर की सारी चीजें तुम्हारी है, तुम इसके कान से। शियान कहती है कि इस घर की सारी चीजें तुम्हारी है, तुम इसके पास से छीन भी सकती हो। जिससे फीफी चाहती है
एंड सेंगशी के पास से वो नेकलेस छीन लेती है। प्रेजेंट में सेंगशी याद करती है कि मेरी मदर को सभी ने बहुत ही टॉर्चर किया था, लेकिन मैं अब हर चीज का बदला लेके रहूंगी। दैन फिर सेंगशी जा रही होती है, तभी मिस्टर सी उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सेंगशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊंगी। मिस्टर सी कहता है या तो मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा या मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। जैसे सेंगशी जाती है कार में बैठ जाती है। जब दोनों कार में बैठ के जा रहे होते हैं तभी शान नोटिस करता है कि मिस्टर सी कितना आराम से सो रहा है, और जब सेंगशी उसके साथ में होती है तभी वो इतना प्यार से सो पाता है। मिस्टर सी सो रहा था तभी उसे कल रात की मेमोरीज याद आती हैं और उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ में सेंगशी होती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। सेंगशी उससे पूछती है कि अंकल आप ठीक तो हो ना। मिस्टर सी सोचता है कि सेंगशी उसके साथ कैसे हो सकती है, जिससे वो उसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है। सेंगशी जाते जाते कहती है कि मैं घर पे जल्दी वापस आ जाऊंगी। मिस्टर सी को कल रात की और भी मेमोरीज याद आती हैं, जिससे वो शाह से कहता है कि कल रात को जिस लड़की के साथ में मैं था उसके कॉलर बोन पे एक प्लम बॉसम का टैटू था, तो तुम उसी के बारे में पता लगाओ। शेंगची जब अंदर जाती है तभी उसकी फ्रेंड जुमी उससे कहती है कि तुम्हें जो लड़का छोड़ने आया था वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। शेंगची कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे गार्डियन है। जुमी कहती है कि क्या वो सिंगल है, क्या तुम मुझे उससे डेट करने में हेल्प कर सकती हो। लेकिन तभी वहाँ पे फीफी आ जाती है जो शेंगची से कहती है कि पता नहीं इस हॉस्पिटल में कैसे कैसे लोगों को जॉब मिल जाती है। शेंगची कहती है कि तुम्हारी तरह तो नहीं है ना जिसे सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से जॉब मिली है। उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पे डीन आ जाता है जो उन लोगों से कहता है कि तुम सभी इंटर्न हो, चल के मेरी हेल्प कराओ, जिससे सभी जाने लगते हैं। सभी एक पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं। शेंगशी उसे चेक करके पता करती है कि उस पेशेंट को बीमारी है और उसे जल्दी से इंजेक्शन देना होगा वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन फीफी उसे कहती है कि डॉक्टर के आने से पहले तुम इसे इंजेक्शन नहीं दे सकती हो, और वो उस पेशेंट को भी इशारा करती है, जिससे वो पेशेंट भी इंजेक्शन लेने से मना करने लगता है। तभी उस पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। डॉक्टर भी वहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। फीफी कहती है कि इस पेशेंट की मर्जी के खिलाफ शेंगशी इसे दवाई दे रही थी। डॉक्टर चेक करता है और बताता है कि इसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, हमें इसे अभी ऑपरेशन थिएटर लेके जाना होगा। जिसके बाद शेंगशी अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ पर उसकी खबरी अभी भी उसे न्यूज बता रही होती है कि तुम्हारी फैमिली अभी क्या क्या कर रही है। वो कहती है कि रियांग फैमिली पे अच्छे से नजर रखो और जो भी वो लोग करते जा रहे हैं मुझे बताते जाओ। तभी फीफी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही पर्सन को रहने का चांस मिलेगा और मेरे होते हुए तुम्हें ये चांस कभी भी नहीं मिल सकता, इसलिए चुपचाप तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। शेंगशी कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे डर लगता है तो तुम यहाँ से चली जाओ। फीफी गुस्सा करके उसे स्लैप करने वाली होती है, लेकिन शेंगशी उसका हाथ पकड़ लेती है। फीफी उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है मेरे फादर कौन है, उन्हें जब पता चलेगा कि तुम मुझे इस तरह टॉर्चर कर रही हो तो वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। शेंगशी उसकी आंख के पास में पेन दिखाती है और कहती है कि अगर मुझे बुली करने की कोशिश करोगी ना तो मैं तुम्हें स्टैब कर दूंगी। डर के फीफी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे शेंगशी जब काम कर रही थी तभी वो पेशेंट वहाँ पे आ जाता है जो शेंगशी को स्टैब कर देता है। शेंगशी कहती है कि मैंने क्या किया, लेकिन वो उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर सी आ जाता है जो नाइफ पकड़ लेता है। शेंगशी देखती है कि मिस्टर सी ने उससे बचा लिया है। तभी गार्ड्स भी आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। डॉक्टर आके पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। मिस्टर सी कहता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस पागल पेशेंट को इस तरह छोड़ने की, अगर शेंगशी को कुछ हो जाता तो यहाँ पे क्या होता। यहाँ हम देखते हैं कि सभी समझ जाते हैं कि मिस्टर सी एंड शेंगशी को ज्यादा ही क्लोज हैं। फीफी तो सोचती है कि मैंने सोचा था कि किसी दिन मैं मिस्टर सी से शादी करूंगी, लेकिन वो शेंगशी के इतना ज्यादा क्लोज क्यों है। शेंगशी उस पेशेंट से कहती है कि मैंने तो तुम्हें कल ही कहा था कि तुम इंजेक्शन ले लो, अब तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जहाँ पर वो पेशेंट कहता है कि मुझे तुम्हें स्टैब करने के लिए फीफी ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें स्टैब कर दूंगा तो वो मेरा इलाज कर देगी। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि फीफी तुमने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फीफी कहती है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है। जहाँ पे मिस्टर सी भी कहता है कि अब इस हॉस्पिटल में ये लड़की नहीं रहनी चाहिए। तभी वहाँ पर शेंगशी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। मिस्टर सी शेंगशी को उठा के वहाँ से ले जाता है। जब दोनों जा रहे थे तभी वहाँ पे वान आ रहा था। शेंगशी उसे देख के कहती है कि जल्दी मैं तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। नेक्स्ट दिन में मिस्टर सी शेंगशी को घर लेके आता है, जहाँ पे शेंगशी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मिस्टर सी डॉक्टर को बुलाने जाता है, लेकिन शेंगशी उसे अपने पास में खींच के कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी वो गलती से उसे किस कर देता है एंड शेंगशी के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है, जिससे उसे कल रात की कुछ मेमोरीज याद आती हैं। वो शेंगशी को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर सी जल्दी से खड़े होता है। डॉक्टर फिर शेंगशी को चेक करता है एंड मिस्टर सी को बताता है कि इसे PTSD की वजह से ऐसा हो रहा है। मिस्टर सी कहता है कि मुझे क्या करना होगा, तो डॉक्टर कहता है कि बस आप इसके पास रहिए तो ये इसे अच्छा लगेगा। डॉक्टर के जाते ही मिस्टर सी शेंगशी के पास बैठ जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर मिस्टर सी उसके पास बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है जो मिस्टर सी को बाहर बुलाता है और कहता है कि आपने उस टैटू के बारे में कहा था ना, मैंने पता लगाया, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। वो लोग सभी मिलकर रियांग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। जहाँ पर मिस्टर सी कहता है कि उन लोगों के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और तब तक जो भी
वो लोग कर रहे हैं वो मुझे बताते जाओ। फिर वो अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि शैंक्सी के भी कॉलर बोन पर वही टैटू बना हुआ है, जिससे उसे कल रात की और भी मेमोरीज याद आती हैं और उसे लगता है कि कल रात को वो शैंक्सी के साथ में ही था। नेक्स्ट मॉर्निंग शैंक्सी की आंख खुलती है, तभी मिस्टर सी उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर शैंक्सी हाँ करती है। मिस्टर सी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये टैटू कहाँ से आया। शैंक्सी कहती है कि मेरी फ्रेंड्स ने मिलकर ये बनवाया था। मिस्टर सी कहता है कि किसी के भी सामने तुम ये टैटू अब से मत दिखाना, जिस पर शैंक्सी हाँ करती है। फिर वो मिस्टर सी से कहती है कि कल को आपकी किसी से शादी हो जाएगी, तभी भी क्या आप मेरी इतनी केयर करोगे। मिस्टर सी कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी इतनी केयर करूंगा क्योंकि तुम मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रहोगी, जिससे शैंक्सी उससे हक करती है। मिस्टर सी सोचता है कि ये तो छोटी बच्ची है, इसके साथ मैंने नाइट स्पेंड नहीं करी होगी। कुछ टाइम बाद हम शैंक्सी को उसके रूम में देखते हैं, तभी उसे उस लड़की का कॉल आता है, जैसे बताती है कि आपके कहने पे हमने फीफी के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करे हैं और हमें पता चला है कि आज हुआन किसी लुयांग नाम के आदमी से मिलने जाने वाला है जो काफी टाइम से जेल में था। शैंक्सी कहती है कि इनकी इन्फॉर्मेशन मुझे बता दो, मैं भी वहीं पे जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में शैंक्सी वहीं पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो देखती है कि हुआन लुयांग से मिलता है और उसे एक फोटो दिखाता है। लुयांग कहता है कि ये फोटो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल सेव करके रखा था। हुआन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे कभी ना कभी ब्लैकमेल करने वाले थे, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पे ढूंढने आए थे। शैंक्सी कहती है कि अगर मैं इनका इसी तरह पीछा करती रहूँ तो मैं मेरी मदर के मर्डरर के बारे में पता लगा सकती हूँ। वो उनकी फोटोज खींच रही होती है, तभी उसे रियलाइज होता है कि वो लोग बाहर निकल रहे हैं, जिससे वो डर के वहां से भागने लगती है। लुयांग शैंक्सी का पीछा करता है और उसके आगे जाके खड़े हो जाता है। तभी पीछे से हुआन आता है जो शैंक्सी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी डॉटर का फोन टैप करवा रही हो, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पे ट्रैप करने के लिए बुलाया है। फिर वो पूछता है कि तुम कौन हो। शैंक्सी को बिलीव नहीं होता है कि उसका फादर उसे ही भूल चुका है। यहाँ पर हुआन भी सोचता है कि लड़की कहीं देखी देखी तो लग रही है। शैंक्सी कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन वो लोग उसे जाने ही नहीं देते हैं। तभी यांग आता है एंड शैंक्सी को मारने वाला होता है, लेकिन शैंक्सी की भी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होती हैं, जिससे वो यांग को मार देती है एंड पीछे कर देती है। देन फिर दोनों नाइफ लेके एक दूसरे पे अटैक करने वाले होते हैं। तभी मिस्टर सी वहाँ पे आ जाता है जो हुआन से कहता है कि ये लड़की मेरे साथ है, तुम क्या कर रहे हो। हुआन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लड़की आपके साथ है। मिस्टर सी कहता है कि फिर भी मेरे क्लब में आके तुम्हें लड़ाई करने का कोई भी हक नहीं था। देन फिर वो जाओ को कहता है कि इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाओ और शैंक्सी को लेके वहां से चले जाता है। जब दोनों कार में होते हैं तो मिस्टर सी कहता है कि मुझे पता है कि तुम हुआन से बदला लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हें इस जगह पे अकेले नहीं आना चाहिए था। शैंक्सी कहती है कि मैं किसी से भी बदला लेने नहीं आई थी, वो तो बस वहां पे मुझे मिल गया, ये कोइंसिडेंस था। मिस्टर सी कहता है कि तुम्हारे पास नाइफ भी थी, मैंने देखी थी। शैंक्सी कहती है कि मेरे पास कोई नाइफ नहीं थी। उसी बीच शैंक्सी की नाइफ नीचे गिर जाती है। मिस्टर सी वो नाइफ लेने जाता है, लेकिन शैंक्सी उसे किस कर देती है, जिससे तो मिस्टर सी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। देन फिर वो अलग होती है एंड सोचती है कि अभी मैं मिस्टर सी को ये एक्सप्लेन कैसे करूंगी। मिस्टर सी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन शैंक्सी कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सुनने जा रही हूँ एंड अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शैंक्सी सोचती है कि मिस्टर सी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, पता नहीं क्यों मैंने उन्हें किस कर दिया। तभी वहाँ पे दरवाजा नॉक होता है जहाँ पर अंदर मेड आती है। वो शैंक्सी से कहती है कि मैं मिस्टर सी नहीं हूँ। शैंक्सी उसके हाथ से दूध का ग्लास ले लेती है। मेड कहती है कि मिस्टर सी ने कहा है कि मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हें कोई भी चीजें करने से पहले थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, है ना। जो भी हुआ वो तुम भी भूल जाना और मैं भी भूल जाऊंगा। और ऐसा कहकर मेड वहां से चली जाती है। मिस्टर सी मेड का वेट कर रहा होता है तो मेड आकर बताती है कि आपने जो शैंक्सी से कहने के लिए कहा था वो तो मैंने कह दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि शैंक्सी को आप पसंद हो। मिस्टर सी कहता है कि वो एक छोटी बच्ची है, भला वो मुझे लाइक कैसे कर सकती है। मेड कहती है कि वो बड़ी हो गई है, आपको उसे अच्छे से समझना चाहिए, लेकिन मिस्टर सी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम भी फालतू बातें मत सोचो। मेड सोचती है कि मिस्टर सी अपने बारे में कभी भी नहीं सोचता है, क्योंकि वो भी मन ही मन शैंक्सी को लाइक तो करता ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शैंक्सी उठ के आती है तो वो देखती है कि मिस्टर सी वहाँ पे नहीं है। मेड उसे बताती है कि मिस्टर सी किसी काम से अब्रॉड चले गए हैं और कुछ दिन बाद वापस आएंगे। शैंक्सी फ्लैशबैक का याद करती है कि किस तरह उसने मिस्टर सी के लिए फर्स्ट टाइम सूप बनाया था और मिस्टर सी ने सूप पीने के बाद शैंक्सी की बहुत ही तारीफ करी थी, लेकिन जैसे ही शैंक्सी ने वो सूप पिया तो वो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी था। लेकिन मिस्टर सी कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथों का सारी ही चीजें बहुत अच्छी लगती है। शैंक्सी सोचती है कि मिस्टर सी अब उसे जानबूझ के अवॉइड कर रहा है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर जुमी पूछती है कि तुम्हारा एंड मिस्टर सी का क्या रिलेशन है, तुमने कहा था ना कि वो तुम्हारे गार्डियन है। शैंक्सी कहती है कि मैं बचपन से उनके साथ ही रहती हूँ, वो मेरे अंकल लगते हैं। जहाँ पर जुमी कहती है कि मुझे तो लगा कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। शैंक्सी मन में सोचती है कि मैं तो उन्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, लेकिन वो तो बस मुझे अवॉइड करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर सी सुरान की ग्रेव पे गया होता है और उससे कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं शैंक्सी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ, मैं उसे हमेशा
प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो मन ही मन सोचता है कि मुझे तो सेंगशी से अब प्यार भी हो चुका है। यहाँ पे सेंगशी बहुत ही दिन से मिस्टर सी का वेट कर रही होती है, जिससे उसने खाना भी ढंग से खाना बंद कर दिया होता है। मेड वहाँ पर एक डॉक्टर को लेके आती है और कहती है कि मिस्टर सी ने इन्हें यहाँ पे भेजा है कि क्या आप अच्छे से खाना नहीं खा रही हो, इसीलिए आपके लिए एक डाइट प्लान बनाएंगे। लेकिन सेंगशी कहती है कि मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आज नहीं तो कल तो मुझे अकेले रहना है ना, तो मुझे अपना ध्यान खुद से रखना आना होगा। तब मिस्टर सी वहाँ पे आ जाता है, जो सेंगशी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अब नहीं रहना चाहती हो। मेड वहाँ से चली जाती है तो सेंगशी कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि कल को आपकी शादी होगी एंड आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा ना कि आप मेरा इतना ध्यान रखोगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। मिस्टर सी कहता है कि फिर मैं किसी से शादी नहीं करूंगा और हमेशा तुम्हारा ही ध्यान रखूंगा। सेंगशी सोचती है कि मेरी वजह से कभी भी मिस्टर सी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिससे वो कहती है कि आप शादी करोगे या नहीं, लेकिन मुझे तो कल को किसी से शादी करनी है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सी भी सोचता है कि हाँ, सेंगशी को किसी न किसी से तो शादी करनी ही होगी, क्या मैं उसे अपने आप से दूर जाने दे पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में सेंगशी हॉस्पिटल जा ही रही होती है, तभी उसके पास फीफी आ जाती है, जो कहती है कि तुम्हारा एंड मिस्टर सी का क्या रिलेशन है, तुम्हारी वजह से मुझे इंटर्नशिप से तो हटा ही दिया गया, पर मुझे कॉलेज से भी एक्सपेल कर दिया। शेंगशी कहती है कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा करके फीफी उसे मारने जाती है, लेकिन शेंगशी तो उसे ही स्लैप कर देती है। फीफी कहती है कि तुम्हें पता है मेरे फादर को जब ये सब बारे में पता चलेगा तो तुम्हारी क्या हालत होगी। शेंगशी कहती है कि मुझे भला तुम्हारे फादर से क्यों डर लगेगा, तुम्हारे फादर हुआन के बारे में मुझे सब पता है, जिसने 10 साल पहले अपनी फर्स्ट वाइफ को और डॉटर को मार दिया था और उनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली थी। फीफी कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता है, लेकिन शेंगशी कहती है कि मैं कोई भी सवाल का जवाब देना इम्पोर्टेंट नहीं समझती हूँ, जिससे फीफी वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में फीफी अपने फादर से कहती है कि पता नहीं शेंगशी को आपके बारे में सब कैसे पता है, जहाँ पर वो कहता है कि जरूर उसका एंड मिस्टर सी का रिलेशन कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा, लेकिन फिर भी उसे हमारी फैमिली के बारे में कैसे पता। तभी वहाँ पे सियान आती है और बताती है कि शेंगशी का मिस्टर सी के साथ कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं है, वो तो एक ऑर्फन है और उसे पिछले 10 साल से मिस्टर सी ही पाल रहा है। सियान कहती है कि अब तुम चाहो तो हम मिस्टर सी से तुम्हारी शादी की बात भी कर सकते हैं। फीफी कहती है कि अभी हम उनके स्टेटस के नहीं है, भला वो मुझसे शादी क्यों करेंगे। हुआन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, सुरान के फादर ने इस घर में बहुत ही सारी एंटीक चीजें जमा करके रखी हैं, हम उन सबका ऑक्शन कर सकते हैं और उन ऑक्शन से जितने भी पैसे आएंगे उसे हम तुम्हारी डाउरी के लिए मिस्टर सी को दे देंगे, जिससे तो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पर शेंगशी को जब इस ऑक्शन की बात पता चलती है कि किस तरह से हुआन उसके ग्रैंडफादर की सारी चीजों को ऑक्शन में दे रहा है, उसे बहुत ही बुरा लगता है एंड वो ऑक्शन में जाकर सारी चीजें खरीदने का डिसाइड करती है। कुछ टाइम बाद ऑक्शन का डे आता है, जहाँ पे कई सारे लोग आए हुए थे। शेंगशी भी आती है, जहाँ पर उसे उसकी मदर की सारी चीजें दिखाई देती हैं। वो एक एक करके बहुत सारी चीजें खरीदने लगती है। लोगों को तो बिलीव नहीं होता है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने सारी चीजें कैसे खरीद रही है एंड उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। 5 चीजें खरीदने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सी फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए मिस्टर सी जरूर इसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते होंगे और इसे जो भी खरीदना है वो खरीदती होगी। तभी वहाँ पर एक तांग नाम का आदमी बैठा हुआ था, जो कहता है कि अभी तो ऑक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आई भी नहीं है, अब जो चीजें आएंगी वो बहुत ही ज्यादा महंगी हैं और उन सबको मैं ही खरीदूंगा। सब कहते हैं कि हाँ हाँ तुम तो खरीदोगे ही, तुम्हें एक टाइम पे सुरान पसंद जो थी, लेकिन उसने तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तभी वहाँ पर एक पेंटिंग आती है जो कि सुरान की होती है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। तांग कहता है कि सुरान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं इसकी पेंटिंग घर ले जाऊंगा, फिर ये भला मुझे रिजेक्ट कैसे कर पाएगी। ये सुनकर भी हुआन को तो बुरा ही नहीं लगता है, लेकिन शेंगशी कहती है कि मैं मेरी मदर की पेंटिंग को एक ऐसे आदमी के घर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। फिर ऑक्शन 50 मिलियन से स्टार्ट होता है। शेंगशी एंड तांग दोनों में लड़ाई हो जाती है एंड दोनों एक एक करके अपनी प्राइस बढ़ाते जाते हैं। फाइनली तांग कहता है कि मैं 900 मिलियन में इस पेंटिंग को खरीदूंगा, जिससे तो शेंगशी शौक रह जाती है क्योंकि उसके पास तब ज्यादा पैसे ही नहीं बचे थे। यहाँ पे हुआन भी सोचता है कि पता नहीं ये लड़की कौन है और इसे सुरान की पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों है। शेंगशी अपनी हार मान के वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर सी वहाँ पे आ जाता है, जो कहता है कि इस पेंटिंग को मैं खरीदूंगा, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं, लेकिन शेंगशी तो उसे देख के खुश होती है। मिस्टर सी स्टेज पे जाता है एंड लैंटर्न जला देता है, जिससे सभी कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि लैंटर्न जलाने का मतलब क्या होता है। एक ओल्ड मैन बताता है कि लैंटर्न जलाने का मतलब ऑक्शन में जितनी सारी चीजें हैं वो एक ही पर्सन खरीदेगा और वो मिस्टर सी है, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर मिस्टर सी वो पेंटिंग लेकर शेंगशी को देता है। शेंगशी रो रही थी, जिससे वो उसके आंसू साफ करता है और फिर वहाँ से उसे चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे जाओ आ जाता है। मिस्टर सी उससे कहता है कि यहाँ की अब चीजें तुम संभालो एंड शेंगशी को लेकर वहाँ से चले जाता है। हुआन मिस्टर सी के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मिस्टर ये ने मरने से पहले ये सारी एंटीक चीजों का डोनेट कर दिया था, इसलिए इन्हें तुम भी नहीं रख सकते हो। ये सुनकर हुआन तो बहुत ही शॉक हो जाता है एंड उससे वहीं पे
पीछे कर आ जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये नाटक कर रहा है एंड सब वहाँ से चले जाते हैं। जब सेंगशी एंड मिस्टर सी बाहर जा रहे थे तभी वो देखता है कि सेंगशी के पैर में चोट लगी है क्योंकि उसने हाई हील्स पहन के रखी है, जिससे वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें उठा दूं। सेंगशी मना करने की कोशिश करती है, फिर भी मिस्टर सी उसे उठा लेता है। सेंगशी मनी मन सोचती है कि कुछ भी हो, मुझे तो हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है। अगले सीन में सेंगशी अपनी मदर की फोटो को देख के कहती है कि फाइनली मैं आपकी फोटो घर पे ले आई हूँ, और उससे कहती है कि आपको नहीं पता, इतने सालों से मिस्टर सी के साथ रहने के बाद मुझे मिस्टर सी पसंद आने लगा है। मुझे नहीं पता कि मेरी फीलिंग सही है या गलत, लेकिन मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मिस्टर सी बाहर से ये सारी बातें सुन लेता है, फिर वो सेंगशी के पास आता है। वो जल्दी से पेंटिंग बंद कर देती है, सोचती है कि कहीं मिस्टर सी ने सुन तो नहीं लिया। मिस्टर सी उसके पैर पे दवाई लगा के देने लगता है और कहता है कि तुम्हें हुआन के सामने जाने की क्या जरूरत थी, अगर वो तुम्हें पहचान लेता तो तुम क्या करती। सेंगशी कहती कि आप चिंता मत करिए, वो मुझे नहीं पहचान सकता है। मिस्टर सी कहता है कि अगर तुम्हें हुआन से बदला लेना है तो उसके लिए मैं हूं ना, तुम्हें अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेंगशी कहती कि मैं हर चीज के लिए आप पे डिपेंड नहीं कर सकती हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे मेरे डिसीजन खुद लेने हैं। मिस्टर सी खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें हुआन के पास कभी नहीं जाने दूंगा। एंड जाते जाते उसे कहता है कि तुम हमेशा मुझ पर डिपेंड कर सकती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और वहां से चले जाता है। बाहर जाते ही वो मेड से कहता है कि सेंगशी को अब से कभी भी अकेले घर के बाहर मत निकलने देना, उसे जहाँ भी जाना होगा मैं उसे लेके जाऊंगा। नेक्स्ट डे सेंगशी सोचती है कि घर के अंदर तो वो ज्यादा दिन नहीं रह सकती है, उसे हुआन के लिए इन्वेस्टिगेशन तो करना ही होगा। तभी वो डिसाइड करती है कि वो कर्टन की हेल्प से बालकनी से नीचे कूद जाएगी। जब वो ऐसा करने की कोशिश करती है तभी मेड एंड गार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं। गार्ड्स तो नीचे लेट जाते हैं एंड सेंगशी से कहते हैं कि हम तुम्हें नीचे नहीं गिरने देंगे। मेड सेंगशी को वापस अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन सेंगशी कहती है कि मेरा यहाँ से जाना इम्पोर्टेंट है। तभी सेंगशी नीचे गिर जाती है, लेकिन जैसे ही इसकी आंख खुलती है उसके सामने मिस्टर सी होता है एंड सेंगशी को चोट भी नहीं लगी होती है क्योंकि वो कर्टन के थ्रू अभी भी लटक रही होती है। मिस्टर सी उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अकेली नहीं जा सकती हो। सेंगशी कहती है कि मैं तो गार्ड्स के साथ खेल रही थी। गार्ड्स भी उसकी साइड लेते हुए कहते हैं कि हाँ हम सब मिलकर गेम खेल रहे थे। मिस्टर सी कहता है कि मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है और सेंगशी को उठाकर अंदर ले जाता है। देन फिर वो उसे बेड पे बैठाता है और कहता है कि कल ही मैंने तुम्हारे पैर पे दवाई लगा के दी थी, लेकिन तुमने खुद को आज भी चोट पहुंचा ली। फिर वापस से उसके पैर पे दवाई लगा के देता है। सेंगशी कहती है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सी उससे कहता है कि पता नहीं तुम कब बड़ी होगी। सेंगशी कहती है कि मैं ऑलरेडी बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन बस आपको ये दिखाई नहीं देता है, और अब मैं अपनी मदर के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। मिस्टर सी कहता है कि मैं तुम्हें इस चीज की परमिशन नहीं दूंगा, सबसे पहले तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा। सेंगशी से कहती है कि सच में मैं मेरी मदर के मर्डर का बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मिस्टर सी कहता है कि तुम्हें सिर्फ खुद का ध्यान रखना होगा, और ऐसा करके वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो शूटिंग कर रहा था, तभी हाउस के पास में आता है और बताता है कि हुआन बार जिस यांग नाम के आदमी को मिलता है वो एक क्रिमिनल है। 10 साल से वो जेल में था क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया था, और मुझे लगता है कि मिस सुरान का मर्डर भी उसी ने किया है। मिस्टर सी कहता है कि शेंगसी से मैंने इतने सालों तक छुपा के रखा है कि मैं उसके मदर के मर्डर को अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ताकि वो इन सब चीजों में ना पड़े, लेकिन अब मुझे हुआन के सामने जाके उसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। शाओ कहता है कि ऐसे तुम कैसे कर पाओगे, तो मिस्टर सी कहता है कि मैं उन्हें अपने घर पेटी पे इनवाइट करूंगा और इसी बीच में मैं इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूंगा। अगले सीन में हुआन एंड फीफी दोनों ही मिस्टर सी के घर पे पहुंच जाते हैं। हुआन सी से कहता है कि अच्छे से तुम वहाँ पे बिहेव करना ताकि मिस्टर सी को तुम पसंद आ जाओ। तो उसी तरफ हम सेंगशी को देखते हैं जिसने एक मेड की ड्रेस पहनी होती है और वहाँ पे काम करने की एक्टिंग कर रही होती है। मेड उसके पास आके पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। सेंगशी कहती है कि बस तुम किसी को इस बारे में मत बताना, मुझे बस यहाँ पे थोड़ी देर रहना है एंड आपकी हेल्प करवानी है। वो कहती है कि अगर मिस्टर सी को पता चला तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन सेंगशी कहती है कि आज मेरा यहाँ पे रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए प्लीज आप अंकल को इस बारे में मत बताना, जिसपे मेड भी एग्री करती है। मेड के जाने के बाद ही वहाँ पे फीफी आ जाती है जो सेंगशी को वहाँ पे देख के कहती है कि अच्छा तुम मिस्टर सी की मेड हो और तुमने इसी तरह उन्हें सेड्यूस करा है। सेंगशी उस पर गुस्सा करके कहती है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, लेकिन फीफी उसे स्लैप करने जाती है। सेंगशी तो उसके बाल पकड़ के उसे मारने लगती है। सेम टाइम पे मिस्टर जाओ वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के सेंगशी तो अपना मुंह छुपाने लगती है। फीफी मिस्टर जाओ से कहती है कि देखिए ये आपकी मेड मुझे मार रही है। जाओ कहता है कि कौन है, अपना फेस दिखाओ। सेंगशी जैसे ही जाओ को अपना फेस दिखाती है, जाओ तो फीफी पे ही गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिना बुलाए तुम्हें गार्डन में नहीं आना चाहिए था। फीफी कहती है कि मुझे मिस्टर सी ने अपने घर पे पार्टी के लिए बुलाया है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। जाओ मना करता है तो वो कहती है कि अच्छा मुझे समझ में आ गया, सेंगशी का अफेयर तुम्हारे साथ भी चल रहा है एंड वो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करती होगी। गुस्सा करके जाओ से स्लैप करता है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरे फादर कौन है, तो मुझे इस तरह नहीं मार सकते हो। जाओ तो उसे एक दो थप्पड़ और लगा देता है एंड चुप रहने के लिए कहता है। फीफी वहाँ चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम
दोनों के बारे में मैं सबको सच सच बता दूंगी एंड तुम दोनों को जॉब से निकलवा दिया जाएगा। तभी मिस्टर सी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि किसके बारे में क्या बता रही हो। फीफी कहती है कि देखिए आपने मुझे अपने घर पे पार्टी पे बुलाया एंड आपकी मेड मुझे मार रही है। जैसे ही वो सेंगशी को देखता है वो तो फीफी को धक्का दे देता है एंड सेंगशी से कहता है कि तुम इन कपड़ों में यहाँ पे क्या कर रही हो। सेंगशी कहती है कि जो कपड़े आप मेरे लिए लेके आए थे ना मुझे आए नहीं, इसलिए मैंने मेड के कपड़े पहन लिए। दोनों को बातें करते हुए देख के फीफी कहती है कि आप इस बेवकूफ लड़की की बातों में बिल्कुल भी मत आओ, ये दूसरे लड़कों को बस सिड्यूस करती है। कॉलेज में भी ये सीनियर्स लोगों को सिड्यूस करती थी और यहाँ पे भी इसका जाओ के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्सा करके मिस्टर सी जाओ को इशारा करता है जिससे वो फीफी को मारता है। फीफी कहती है कि आपने अपने घर पे मुझे इनवाइट किया, आप लोग मुझे इस तरह नहीं मार सकते हो, मैं मेरे फादर को सब बता दूंगी। जाओ फिर फीफी को लेकर वहां से जाने लगता है। सामने से वान आता है जो फीफी पे गुस्सा करके कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम किसके घर में आके क्या कर रही हो, तुम घर चलो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता हूँ। फिर वो मिस्टर सी के पास आके कहता है कि मेरी डॉटर को नहीं पता था कि आपके लिए मिस सेंगशी क्या है। देन फिर वो उसे सॉरी कह के वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ मिस्टर सी से कहता है कि अगर आपको हुआन के खिलाफ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो आप डायरेक्ट भी उससे सब कुछ पूछ सकते हो ना, फिर आपको उसे घर पे बुला के इतना अच्छा ट्रीट करने की क्या जरूरत थी। मिस्टर सी कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हुआन को कैसे भी शेंगसी के बारे में पता चल जाए और वो उसे थ्रेटन कर सके, इसीलिए तब तक हमें सारा ही काम अंडरकवर करना होगा। तभी वहाँ पे सेंगशी आ जाती है जिसे देख कर जाओ वहाँ से चले जाता है। फिर मिस्टर सी सेंगशी को अपने पास में बुलाता है लेकिन जैसे ही सेंगशी उसके पास आती है वो गिर जाती है एंड गलती से दोनों की किस हो जाती है जिससे दोनों एम्बैरेस होते हैं। सेंगशी कहती है कि ये गलती से हुआ है, आपको एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सी अग्री करता है तो वो कहती है कि वैसे भी मैं जानबूझकर भी आपको किस कर सकती हूँ। मिस्टर सी उससे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ। सेंगशी कहती है कि तुम सिर्फ 10 साल मुझसे बड़े हो, इसमें तुम मेरे अंकल नहीं बन जाते हो, इतनी केपेबल हूँ कि मैं तुम्हारी वाइफ भी बन सकती हूँ। मिस्टर सी तो शॉक हो जाता है तो सेंगशी भी वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे सेंगशी ऑफिस जाती है, तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड जुमी नहीं आई होती है। वो उसको कॉल करती है तो जुमी कहती है कि प्लीज मुझे बचाने के लिए जल्दी से क्लब में आ जाओ। सेंगशी क्लब में पहुंचती है जहाँ पे कुछ गुंडे जुमी के साथ बदतमीजी करने वाले थे। सेंगशी उन्हें मार के नीचे गिरा देती है एंड जुमी को लेकर वहाँ से जाने वाली होती है। तभी 2 गुंडे और भी उसके सामने आ जाते हैं जिनमें से एक का नाम वुल्फ होता है और कहता है कि तुम दोनों को मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तभी उसका पार्टनर से सेंगशी की फोटो भी दिखाता है। वो गुंडा कहता है कि तुम दोनों को अगर यहाँ से जिंदा जाना है तो तुम्हारे कपड़े उतारने होंगे। ये सुनकर सेंगशी तो बहुत ही शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीफी उनका लाइव वीडियो बना रही होती है। सेंगशी कहती है कि आप लोगों के कहने पे हम अपने कपड़े उतारने को तैयार हैं, लेकिन उसके पहले मुझे मेरी फ्रेंड को होश में तो लाना होगा ना। आप उसकी हालत देखिए, उसे कुछ ज्यादा ही ड्रग दिया गया है। वुल्फ अपने फ्रेंड को पूछता है कि तुमने इसे कितना ड्रग दिया है, तो वो कहता है कि पूरा 1 पैकेट। वुल्फ गुस्सा करके कहता है कि एक लड़की है, तुम इसे लड़के जितना ड्रग कैसे दे सकते हो। सेंगशी कहती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, मैं एंटीडोट बना सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए वाइन की जरूरत है। वुल्फ उसे वाइन देने के लिए तैयार हो जाता है। सेंगशी वाइन में दूसरी चीजें मिक्स करके एंटीडोट बना रही होती है। सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि ये जरूर कोई लेजेंडरी डॉक्टर होगी, तभी इतनी जल्दी ये एंटीडोट बना रही है। देन फिर सेंगशी जुमी को वो एंटीडोट पिलाती है। जुमी को होश आता है एंड वो खुद को क्लब में देखती है। वो सेंगशी से कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई। सेंगशी कहती है कि कोई बात नहीं, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन गुंडे उसे वहाँ से नहीं जाने देते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा था ना कि तुम अपना काम पूरा करोगी। सेंगशी कहती है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। गुंडे भी उससे इतना इम्प्रेस थे कि उसे कुछ करते नहीं है। तभी वहाँ पे फीफी आती है और वुल्फ से कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम इसकी पूरी रेपुटेशन खराब कर दोगे, फिर तुम इतना जल्दी इसे यहाँ से कैसे जाने दे सकते हो। वो फिर सेंगशी के पास आता है उसके कपड़े उतारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर सी आ जाता है जिसे देख के सभी डर जाते हैं। मिस्टर सी सेंगशी के पास आके कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। सेंगशी हाँ करती है, जहाँ पर जाओ मिस्टर सी को बताता है कि हमने लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करवा दिया है। वुल्फ फिर मिस्टर सी से सॉरी कहता है, लेकिन मिस्टर सी कहता है कि तुम्हें सेंगशी का इस तरह यहाँ पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। फिर वो अपने गार्ड्स को वहीं पे छोड़ के वहाँ से चले जाता है। कार में सेंगशी जाओ को कॉल करके कहती है कि प्लीज जुमी को हॉस्पिटल ले जाना, मैंने उसकी फैमिली को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। जिसके बाद मिस्टर सी सेंगशी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे क्लब में आने की क्या जरूरत थी। सेंगशी कहती है कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मिस्टर सी कहता है कि तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट सभी देख रहे थे, फीफी की वजह से तुम्हारी कितनी इंसल्ट हो रही है। सेंगशी कहती है कि मैं जुमी को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, फीफी एंड जुमी का झगड़ा सिर्फ मेरी वजह से हुआ है और मैं फीफी को मेरी फ्रेंड को इस तरह परेशान करते हुए नहीं देख सकती हूँ। मिस्टर सी कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सेंगशी कहती है कि आपको पता है मैं इस टाइप की इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ फीफी को पुलिस स्टेशन से लेने के लिए हुआन आया था। वो उसे स्लैप करके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। फीफी कहती है कि मैं बहुत गुस्से में थी इसलिए मैंने ऐसा सब किया है। हुआन कहता है कि अब इस वजह से मिस्टर सी हमारे कितना ही अगेंस्ट में हो गया है, अब मुझे तुम्हारा फैलाया हुआ रायता बटोरना पड़ेगा।
नेक्स्ट सीन में शेंगची जब हॉस्पिटल में थी तभी उनके सामने उनका सीनियर डॉक्टर मैंग आता है, जो कि उनके कॉलेज में भी साथ में पढ़ता था। सुमी तो उसे देख के बहुत ही इंप्रेस होती है। टीना के बताता है कि अब तुम्हें इनके ही अंडर में काम करना होगा, जिससे सुमी तो बहुत ही खुश हो जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही पेशेंट्स आ रहे थे। सभी को एक वायरस हो रहा था एंड उसका किसी के भी पास कोई इलाज नहीं था। यहाँ हुआन को देखते हैं तो पता चलता है कि हुआन की कंपनी के बनाए हुए दवाई से ही वो वायरस फैल रहा था, जिससे हुआन अपनी फैमिली से कहता है कि अब हमें कंट्री छोड़ के जाना होगा। लेकिन सियान से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता ही है कि जियांग फार्मास्यूटिकल पहले ये फार्मास्यूटिकल थी, तो तुम इसका सारा ही इल्जाम मिस्टर ये पे लगा दो। अगले सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जहाँ पे हुआन आके सभी को बताता है कि जो दवाई थी उसे मिस्टर ये ने बनाया था, इसलिए ये वायरस मेरी वजह से नहीं फैल रहा है। वहाँ पे शेंगसी भी होती है, जिसे बहुत ही बुरा लगता है कि हुआन किस तरह सारा इल्जाम उसके ग्रैंडफादर पे लगा रहा होता है। तो शेंगसी उससे पूछती है कि अगर ये दवाई मिस्टर ये ने बनाई थी तो उसका आउटब्रेक अभी क्यों हो रहा है, उसका वायरस तो सालों पहले ही फैल जाना चाहिए था। हुआन उसे वहाँ पे देख के कंफ्यूज होता है और कहता है कि हमारी कंपनी अभी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन शेंगसी कहती है कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम तो एक मर्डरर हो, तुमने अपनी वाइफ और बेटी को भी मरवा दिया था। गुस्सा होकर हुआन पूछता है कि तुम कौन हो जो ऐसा बोल रही हो। शेंगसी कहती है कि मैं तुम्हारी डॉटर हूँ, मेरी डेथ नहीं हुई थी, मैं बच गई थी और इतने सालों से मैं मिस्टर सी के साथ रह रही थी। ये सुनकर हुआन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। सारे रिपोर्टर्स उसे इसके बारे में पूछने लगते हैं तो हुआन कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, क्या इसके पास इस चीज का कोई भी एविडेंस है कि मैंने अपनी वाइफ और बेटी को मरवाने की कोशिश करी थी। तभी मिस्टर सी वहाँ पे आता है और कहता है कि हाँ हमारे पास एविडेंस है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सी ने शेंगसी को बता दिया होता है कि वो इतने सालों से उसकी मदर के डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जिससे शेंगसी खुश हो जाती है। प्रेजेंट में मिस्टर सी अपने साथ में यांग को लेके आया था। यांग सबके सामने कन्फेस करता है कि 10 साल पहले हुआन ने मुझे $10 मिलियन दिए थे ताकि मैं दोनों ही मदर एंड डॉटर का एक्सीडेंट करके उन्हें मार सकूं। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। हुआन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे खिलाफ हमें इतने एविडेंस मिल चुके हैं कि तुमने किसी का मर्डर करने की कोशिश करी थी, और उसे वहाँ से ले जाते हैं। उसके जाते ही रिपोर्टर्स आते हैं एंड शेंगसी से पूछते हैं कि अब आप इन सब चीज़ों को सॉल्व कैसे करोगी। मिस्टर सी आंसर देने वाला था, लेकिन शेंगसी मना करती है एंड रिपोर्टर्स को बताती है कि ये फार्मास्यूटिकल मेरे ग्रैंडफादर की थी और हुआन झूठ बोल रहा था कि उनकी बनाई हुई दवाई से वायरस फैल रहा है, लेकिन ये वायरस कैसे भी फैल रहा है इसका इलाज मैं ढूंढ के लाऊंगी। मिस्टर सी उसकी बातें सुन के सोचता है कि शेंगसी सच में बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, मे बी मैं ही उसे वे डाउन करके रख रहा था। रात को हम शेंगसी को देखते हैं जब वो सो रही थी, तभी उसे उसकी मदर का ड्रीम आता है, जहाँ पे उसकी मदर उसे हक करती हैं और कहती हैं कि अब मेरे वजह से तुम्हें बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी खुद की लाइफ एंजॉय करो। तभी शेंगसी की आंख खुलती है तो मिस्टर सी उसके पास में होता है। शेंगसी उसे हक करके कहती है कि मुझे आज फिर से मेरी मदर का सपना आया था, लेकिन पता नहीं वो मुझे बार बार छोड़ के क्यों चली जाती हैं। मिस्टर सी कहता है कि मे भी तुम्हारी मदर तुमसे कहना चाहती है कि तुम्हें भी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। शेंगसी कहती है कि उन्हें देखे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, लेकिन मिस्टर सी कहता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम समझदार हो, इसलिए सर्वाइव कर लोगी। जिसके बाद शेंगसी मिस्टर सी को हक करती है। नेक्स्ट सीन में शेंगसी जब हॉस्पिटल में होती है तभी वहाँ पे एक वुमेन आती है। वानली आते ही शेंगसी पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे वजह से मेरे बेटे की डेथ होने वाली है। सुमी कहती है कि शेंगसी ने क्या किया। वानली कहती है कि इसी का फादर था जिसने दवाइयाँ बनाई थी, मेरे बेटे ने वो दवाई खा ली, उसे वायरस हो गया है, अब मैं शायद अपने बेटे को कभी भी नहीं देख पाऊंगी। शेंगसी कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, जिस पर वो वुमेन कहती है कि मेरा बेटा अब ठीक कैसे होगा। शेंगसी उसे प्रॉमिस करती है कि मैं आपके बेटे को ठीक कर सकती हूँ। वानली कहती है कि कोई भी डॉक्टर ठीक कर नहीं सकता, तुम कैसे करोगी। शेंगसी कहती है कि मेरी रियल आइडेंटिटी अभी मैंने किसी को भी नहीं बताई, मेरा असली नाम डॉक्टर युनसू है। ये सुनते ही सभी शॉक हो जाते हैं। डीन भी आता है एंड शेंगसी से कहता है कि तुम्हें युनसू हो, लेकिन तुमने ये बात छुपा के क्यों रखी। एंड एंटीडोट डेवलप करने के लिए उसे अपने साथ में ले जाता है, जहाँ पर मैंग भी होता है, जो शेंगसी से कहता है कि तुमने इतने टाइम तक मुझे बताया नहीं कि तुम युनसू हो। शेंगसी कहती है कि मुझे लोगों को ये बातें बताना पसंद नहीं है। देन फिर वो अपने एंटीडोट पे काम करने लगती है। कई टाइम बाद उससे एंटीडोट बन जाता है और वो मैंग को ये बात बताती है। मैंग जल्दी से डीन को बुलाने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि शेंगसी बेहोश है। वो चेक करता है तो पता चलता है कि शेंगसी को भी वायरस हो गया है, जिस वजह से उसे एडमिट करना पड़ता है। यूमी पूछती है कि शेंगसी कब तक ठीक होगी। मैंग कहता है कि पता नहीं, शायद इसे 2-4 दिन तो हमें हॉस्पिटल में ही रखना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर सी अपने घर पे एंजॉय कर रहा था, तभी जाओ से आके बताता है कि शेंगसी को कुछ हो गया है, जिससे मिस्टर सी जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में शेंगसी को थोड़ा होश आता है, जिससे वो मैंग के कपड़े पकड़ती है और कहती है कि तुम्हें आने में बहुत ही देर हो गई,
मैंग उसे देख के सोचता है कि कहीं ये भी तो मुझे लाइक नहीं करने लगी है, और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी वहाँ पे मिस्टर सी आ जाता है जो मैंग से कहता है कि शैंग-ची के पास से अपना हाथ हटाओ। मैंग उसे देख के पूछता है कि तुम कौन हो। जुमी बताती है कि ये शैंग-ची का गार्डियन है, जिससे मैंग उसे इंट्रोड्यूस करता है और हेलो बोलता है, लेकिन मिस्टर सी उसे इग्नोर करता है। जहाँ पर वो पूछता है कि तुम कौन हो। मैंग बताता है कि मैं शैंग-ची का बॉयफ्रेंड हूँ। जुमी कंफ्यूज होकर कहती है कि ये कब हुआ, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। मैंग नोटिस करता है कि किस तरह मिस्टर सी उसे अवॉइड कर रहा है, तो वो उससे कहता है कि मुझे आपसे डर नहीं लगता है, मैं सच में शैंग-ची को बहुत ही लाइक करता हूँ। जुमी मैंग से कहती है कि चलो हम दोनों इन दोनों को अकेले छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए हम बाहर चलते हैं, जिससे दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर मिस्टर सी शैंग-ची के पास में बैठ जाता है। शैंग-ची अपनी नींद में मैंग का नाम ले रही होती है, जिससे मिस्टर सी को बहुत ही बुरा लगता है। कुछ देर बाद शैंग-ची की आंख खुलती है जो मिस्टर सी से कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो अभी मैंग के साथ में थी। मिस्टर सी जेलस होता है, शैंग-ची को किस कर लेता है, जिससे तो शैंग-ची खुश हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद शैंग-ची की आंख फिर से खुलती है और उसे कोई भी पास में दिखाई नहीं देता है। वो सोचती है कि कल रात को उसने मिस्टर सी को किस करने का कहीं सपना तो नहीं देखा था। तभी मिस्टर सी वहाँ पे आ जाता है। शैंग-ची से कहती है कि कल क्या हुआ था, मुझे लास्ट बस ये याद है कि मैं मैंग के साथ लैब में बैठ के एंटीडोट बना रही थी। मिस्टर सी सोचता है कि शैंग-ची कल रात का सब कुछ भूल चुकी है, क्या मैं उसे ये याद दिलाऊं, लेकिन फिर इग्नोर करता है और कहता है कि तुमने एंटीडोट बना लिया, लेकिन तुमने मुझसे कितनी बड़ी बात छुपा के रखी कि तुम युनसू हो, कोई और चीज भी तो नहीं है ना जो तुम मुझसे छुपा रही हो। शैंग-ची याद करती है कि उसने मिस्टर सी ने नाइट भी स्पेंड करी है, लेकिन वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। तभी वहाँ पे वान ली आ जाती है जो शैंग-ची को थैंक यू बोलती है उसके बेटे की जान बचाने के लिए। साथ ही में उसे सॉरी भी बोलती है कि कल उसने कितनी इंसल्ट करी थी। शैंग-ची कहती है कि कोई बात नहीं। वान ली कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं मेरे बेटे को मिल पाई, वरना मैं मेरे बेटे को कभी नहीं मिल पाती। फिर एज अ थैंक यू वो वहाँ पे उसे कुछ फ्रूट्स देती है, चली जाती है। शैंग-ची मन में सोचती है कि उसने अपनी मदर को प्रॉमिस किया था कि वो एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बनेगी, एंड वो बन चुकी है, जिससे वो खुश होती है। नेक्स्ट सीन में शैंग-ची के पास हॉस्पिटल में मैंग आता है जो उसके लिए फ्लावर्स लेके आता है, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। लेकिन सेम टाइम पे वहाँ पे मिस्टर सी आ जाता है जो मैंग से कहता है कि तुम्हें क्या बात करनी है। मैंग कहता है कि भले ही आप शैंग-ची के गार्डियन हो, लेकिन आप बार बार मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हो। शैंग-ची दोनों से कहती है कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है जो एक दूसरे पे इतना चिढ़ रहे हो। मैंग शैंग-ची से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करता हूँ एंड मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, लेकिन मिस्टर सी कहता है कि शैंग-ची तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। मैंग कहता है कि शैंग-ची बड़ी है, आप उसका डिसीजन उसे खुद लेने दीजिए, और शैंग-ची से आंसर मांगता है तो लेकिन शैंग-ची उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ, जिससे अपसेट होकर मैंग वहाँ से चले जाता है। शैंग-ची फिर मिस्टर सी से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे थे। मिस्टर सी वहाँ से जाने लगता है तो शैंग-ची कहती है कि जिस पर्सन को मैं लाइक करती हूँ वो तुम हो, जिससे तो मिस्टर सी शॉक रह जाता है। शैंग-ची कहती है कि मैं पिछले 10 सालों से तुम्हें लाइक करती हूँ, मुझे पता है कि तुमने मुझे बड़े किया है, इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर मेरी मदर जिंदा होती ना तो वो भी हम दोनों को अपनी ब्लेसिंग देती। जिसके बाद मिस्टर सी शैंग-ची को हक करता है एंड दोनों अपने पास्ट की सारी मेमोरीज याद करते हैं। अगले सीन में मिस्टर सी शैंग-ची को घर लेके जाता है जहाँ पे सारी मेड्स उसे वेलकम करती हैं। हेडमेड उसे बताती है कि आपका रूम का डेकोरेशन चेंज कर दिया गया है। शैंग-ची मिस्टर सी से पूछती है कि क्या आपके कहने पर यह किया है, जिस पर वो हाँ करता है। शैंग-ची कहती है कि इसकी क्या जरूरत है। मिस्टर सी कहता है कि कभी ना कभी तो तुम्हें मिसेस सी बनना ही होगा, इसीलिए अभी से उसकी तैयारी हो रही है। शर्मा के शैंग-ची अंदर भाग जाती है। अगले सीन में मिस्टर सी शूटिंग कर रहा होता है, तभी इसके पास जाओ आके बताता है कि जिस लड़की को आपने ढूंढने के लिए कहा था ना, मैं उसकी एक इमेज मिली है, लेकिन वो शैंग-ची जैसी दिखती है। मिस्टर सी जैसे ही फोटो देखता है उसे पास्ट की चीजें याद आने लगती है कि कैसे शैंग-ची बार बार उसे अवॉइड कर रही थी, जिससे वो कहता है कि शैंग-ची को घर में परमिशन है कि वो किसी के भी सर्विलेंस फुटेज में आए बिना कहीं पे भी जा सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि उस दिन जो लड़की मेरे पास में आई थी वो शैंग-ची थी। शाओ कहता है कि फिर आप उससे ये कन्फेस कैसे करवाओगे। मिस्टर सी कहता है कि वो खुद ही मुझे अपने आप एक दिन बता देगी। नेक्स्ट सीन में मेड ने शैंग-ची के लिए स्पेशली एक सूप बनाया था। शैंग-ची को वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसी टाइम शैंग-ची को मिमी का कॉल आता है। वो रिसीव करने जाती है तो मिमी उसे बताती है कि कितने टाइम से मिस्टर सी हमारी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है एंड वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। शैंग-ची कहती है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात तो मुझे इतने टाइम बाद क्यों बता रही हो। मिमी कहती है कि अब तो हम इन्वेस्टिगेशन रोक सकते हैं, मिस्टर सी को सब सच बता सकते हैं जब तुम दोनों साथ में हो चुके हो। शैंग-ची भी सोचती है कि इनिशियली उसने मिस्टर सी को इस बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं मिस्टर सी उसे घर से ना निकाल
दे, लेकिन मिस्टर सी भी खुद इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था तो अब वो सब सच बता सकती है। जिसके बाद वो मिस्टर सी के पास जाती है, लेकिन मेड बताती है कि मिस्टर सी की तबीयत खराब है इसलिए वो अपने रूम में चले गया है। जिससे सेंगशी उसके रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही अंधेरा होता है। सेंगशी को ये सीन बहुत ही फेमिलियर लगता है। तभी पीछे से मिस्टर सी आता है जिसे वापस से अटैक हो रहा होता है। सेंगशी उसे कहती है कि तुम्हें पहले भी अटैक हुआ था, तभी मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, अब फिर से कर सकती हूँ। और ऐसा कहकर उसे किस करने चाहती है, लेकिन मिस्टर सी उसे रोक देता है और कहता है कि तुमने मेरी हेल्प पहले कब करी थी। सेंगशी को रियलाइज होता है कि मिस्टर सी उसके सामने अटैक का नाटक कर रहा था, जिससे वो कहती है कि तुम मुझे झूठ क्यों बोल रहे थे। मिस्टर सी कहता है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो मुझे कैसे पता चलता कि उस रात मेरे रूम में तुम आई थी। सेंगशी अपसेट होती है तो मिस्टर सी उसे किस करता है। देन फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मिस्टर सी सेंगशी के पास में आता है तो सेंगशी कहती है कि मुझे आज बहुत ही गर्मी लग रही है। मिस्टर सी कहता है कि मुझे भी, और एक दूसरे को दोनों किस करने लगते हैं। उनका रोमांस हो जाता है। यहाँ पे हेडमेड जब अपना इंग्रेडिएंट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने तो लव ड्रग मिला दिया है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि मे बी 1 ईयर के अंदर तो उन्हें छोटू बेबी भी घर में देखने मिल सकता है। नेक्स्ट सीन में सेंगशी अपने फादर की कंपनी में जाती है, जहाँ पे उसका अंकल होता है जिसने अभी उसके फादर की जगह ले ली होती है। वो शेंगसी से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शेंगसी कहती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर की कंपनी है, इसलिए जब मैं चाहूँ तब यहाँ आ सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हुआन जाने से पहले ये कंपनी तुम्हें संभालने के लिए देके जाएगा। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें अंदर तो नहीं जाने दे सकता हूँ। तभी शेंगशी अपने गार्ड्स को बुलाती है, जहाँ पे मिमी आती है, साथ में गार्ड्स होते हैं। शेंगशी कहती है कि हमें चुपचाप जाने दो वरना ये तुम्हारी हालत भी काट देंगे, लेकिन शॉन्ग हटता नहीं है। तो मिमी और उसके गार्ड मिलकर उसे बहुत ही मारते हैं। एंड देन फिर शेंगशी अंदर चली जाती है। शेंगशी सारे शेयर होल्डर्स को बताती है कि अब वो कंपनी को टेक ओवर करने वाली है, लेकिन शेयर होल्डर्स उसकी साइड नहीं लेते हैं और कहते हैं कि ये हुआन की कंपनी थी, तुम इसे टेक ओवर नहीं कर सकती हो। जोंग भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि इस लड़की को इस कंपनी को कभी भी टेक ओवर मत करने देना, इसी की वजह से मेरा भाई जेल गया हुआ है और जैसे ये कंपनी टेक ओवर कर देगी तो किसी और को ही बेच देगी। शेंगशी कहती है कि मेरे आने से आप सभी को फायदा होगा, क्योंकि मैंने ही कंपनी में एंटीडोट ढूंढा था। अगर मैं एंटीडोट नहीं ढूंढती तो ये कंपनी तो कब की बैंकरप्ट हो चुकी होती, और रियल में ये कंपनी मेरे ग्रैंडफादर ने बनाई थी, तो टेक्निकली इस कंपनी को मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे फादर ने मेरी मदर के साथ फ्रॉड कर दिया। पहले तो सभी डिसाइड करते हैं कि मे बी उन्हें कंपनी शेंगशी को दे देनी चाहिए एंड अपने शेयर्स बेचने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सियान आ जाती है और कहती है कि किसी को भी शेंगशी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कंपनी के 51% शेयर्स हैं, इसलिए आप सभी को मेरी बात माननी चाहिए। सभी सियान को देख के वहाँ पे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम सियान को कंपनी दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास कंपनी के 51% शेयर हैं और वो पिछले चेयरमैन की वाइफ भी है। सेंगसी कहती है कि हाँ दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये तो दिखाऊं कि सियान को ये शेयर्स कैसे मिले हैं। पता चलता है कि फेक सिग्नेचर करने की वजह से सियान को, सेंगसी कहती है कि मैं इस बात को न्यूज में डाल दूंगी कि किस तरह से आप अपनी चेयरवुमन चूज कर रहे हो, इसलिए आपके पास एक ऑप्शन है, आप अपने शेयर्स मुझे बेच दो, कम से कम आप लोगों के पास आपकी डिग्निटी तो बचेगी और यहाँ पे काम करने का मौका भी मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग सियान को चूज करोगे तो आप में से किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। जिससे सभी अग्री होते हैं, उसे अपने शेयर ट्रांसफर कर देते हैं। सियान सभी को अभी भी बोल रही होती है कि अगर आप लोग मेरा साइड दोगे तो मैं आप लोगों को किसी भी चीज में लॉस में नहीं जाने दूंगी। सेंगशी कहती है कि हाँ ये बिल्कुल लॉस में नहीं जाने देगी, आप लोग एक काम करिए, इससे 51% शेयर में से शेयर्स मांगे कि आपको कितने देती है। सभी लोग जब उससे शेयर मांगने लगते हैं तो सियान शेयर देने से मना कर देती है। जिसके बाद सेंगशी कहती है कि लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करना तो बहुत ही इजी होता है, और फिर सभी को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शेंगसी बाहर जाती है, जहाँ पे मिस्टर सी ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। वो कहता है कि किसी भी चीज़ में क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, तो शेंगसी उसके गाल पे किस करती है और कहती है कि मुझे घर चलने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। मिस्टर सी फिर उसे घर ले जाता है। जैसे ही वो कार रुकती है वो उसे गोद में उठाता है। शेंगसी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर सी कहता है कि तुम्हारे पैर में बार बार हील की वजह से चोट लग जाती है, ऑब्वियसली मैं तुम्हें गोद में उठा के ही ले चलूंगा। शेंगसी मन ही मन सोचती है कि मिस्टर सी तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, एंड मिस्टर सी से कहती है कि तुम पहले से भी ज़्यादा अच्छे हो गए हो। दोनों घर में जाते हैं तो मिस्टर सी शेंगशी के पैर में दवाई लगा के देता है और कहता है कि तुम्हें बार बार हील पहनने की ज़रूरत क्यों है। शेंगशी कहती है कि मैं हील नहीं पहनूंगी ना तो मैं सबके जितनी प्रीटी नहीं दिख पाऊंगी, और तुम्हें पता है आज मैंने कंपनी में कितना अच्छा काम किया, जो भी बुरे लोग थे मैंने उन्हें कंपनी से निकाल दिया है। अब मैं जल्द से जल्द मेरी खुद की कंपनी लेना चाहती हूँ। जिस पर मिस्टर सी कहता है कि तुम्हें मेरी जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं करूँगा। शेंगशी कहती है कि कंपनी किस तरह चलाते हैं वो मुझे नहीं आता है, उसमें तो तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी होगी। जिसके लिए मिस्टर सी एग्री होता है, उसके
सर पे हाथ रखता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है जो दोनों से कहता है कि मैं कहीं गलत टाइम पे तो नहीं आ गया ना। दोनों मना करते हैं। डॉक्टर सेंगशी का पैर चेक करता है एंड मिस्टर सी को टीज करते हुए कहता है कि अगर मैं थोड़े टाइम बाद आया होता ना तो सेंगशी का पैर तो ठीक भी हो गया होता। सेंगशी हंसती है एंड मिस्टर सी से कहती है कि मैंने कहा था ना कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी डॉक्टर नोटिस करता है कि दोनों के बीच का बिहेवियर चेंज हो गया है। अब दोनों इस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं जैसे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। फिर लिन सेंगशी से कहता है कि तुमने जो एंटीडोट बनाया था क्या उसका ब्रेक डाउन तो मुझे बता सकती हो कि कैसे हो सकता है। सेंगशी कहती है कि मैं उसकी पूरी रेसिपी आपको भेज दूंगी। डॉक्टर लिन कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा हार्डवर्क है। लेकिन सेंगशी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो एंटीडोट मिल सके, इसीलिए वो ठीक हो जाए। उसे देखकर मिस्टर सी समझता है कि अब सेंगशी पहले से कितनी बड़ी और समझदार हो चुकी है। अगले दिन सेंगशी जब हॉस्पिटल जाती है तो जुमी उससे कहती है कि तुम हॉस्पिटल छोड़ के चली जाओगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सेंगशी कहती है कि तुम्हें मेरा सीक्रेट अपने पास ही रखना होगा। जुमी कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम ही युनसू हो और ये सीक्रेट मैं हमेशा अपने पास में ही रखूंगी। तभी सेंगशी को मिमी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि सियान अपनी कंपनी में युनसू का नाम यूज कर रही है और बता रही है कि एंटीडोट उसी ने युनसी से बनवाया है। सेंगशी को गुस्सा आता है कि इस तरह सियान उसका नाम यूज नहीं कर सकती है और वो जियांग कॉर्पोरेशन जाने का डिसाइड करती है। सेंगशी जब बाहर जाती है तो मिस्टर सी ऑलरेडी उसका वहाँ पे वेट कर रहा था। सेंगशी उसके पास बैठ के कहती है कि आपको पता है सियान मेरा नाम यूज़ कर रही है। मिस्टर सी कहता है कि तुम्हें दवाइयाँ डेवलप करना तो आता है लेकिन बिजनेस का भी तुम्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सेंगशी कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि सियान मेरा नाम यूज़ कर रही है। मिस्टर सी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा और उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सी सेंगशी को एक पार्टी में लेके जाता है। सभी दोनों को साथ में देखते हैं और कहते हैं कि मिस्टर सी एंड ये लड़की की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। तभी मिस्टर सी को किसी का फ़ोन आता है और वह साइड में चले जाता है। सेंगशी के पास रूसी नाम की एक लड़की आती है जो कहती है कि मैं और मिस्टर सी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं उन्हें लाइक भी करती हूँ। अगर तुम उनके बारे में मुझे कुछ बता सकती हो तो बता दो। मैंने सुना है कि तुम बार बार उन्हें अंकल बोल रही हो, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद नहीं होंगे, इसीलिए तुम डिस्टेंस मेंटेन कर रही हो। सेंगशी कहती है कि उनका बस एक ही सीक्रेट है, उन्हें लड़कियाँ नहीं पसंद है, उन्हें लड़के पसंद है। ये सुनकर रूसी तो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे अच्छे से बात करने आई हूँ, यहाँ पे तुम्हें मेरी इंसल्ट कर रही हो, तुम खुद को समझती क्या हो। मिस्टर सी तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या तुम उनके घर की हो गई हो। लेकिन तभी पीछे से सियान एंड फीफी आ जाते हैं। सियान आते ही कहती है कि ये मिस्टर सी की फैमिली मेंबर नहीं है बल्कि उनकी लवर है। ये सुनकर रूसी का तो गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धोखा देने की, मिस्टर सी सिर्फ मुझे ही लाइक करता है। लेकिन तभी मिस्टर सी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर वो सबके सामने अनाउंस करता है कि सेंगशी उसकी गर्लफ्रेंड है एंड वो उसकी होने वाली वाइफ भी है, जिससे तो सभी सरप्राइज रह जाते हैं। रूसी एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाती है। तभी मिस्टर सी सियान के पास में जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी डूबने वाली थी लेकिन तुमने अपने पास युनसू को बुला के अपनी कंपनी बचा ली, जिस पर वो हाँ करती है। मिस्टर सी कहता है कि मुझे भी डॉक्टर युनसू से मिलना है, क्या तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा सकती हो। सियान कंफ्यूज होती है। तभी मिस्टर सी सबके सामने रिकॉर्डिंग सुनवाता है जिसमें सियान ने जानबूझ के फीफी से कहा होता है कि तुम सबके सामने युनसू बनने का नाटक करना एंड दवाई भी डेवलप करना। फीफी कहती है कि अगर लोगों को ये पता चल जाएगा तो हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन फिर भी सियान उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करती है, जिससे सभी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें फेक दवाइयाँ बेचने की। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है जो सियान को अरेस्ट कर लेती है फेक मेडिसिन बनाने के लिए। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सेंगशी अपनी मदर की ग्रेव के पास जाती है जहाँ पर वो बताती है कि पूरी जियांग फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैंने आपका रिवेंज कंप्लीट कर दिया, अब ग्रैंडफादर एंड आप दोनों ही अपनी लाइफ में खुश रहना। जिसके बाद मिस्टर सी भी उससे कहता है कि मैं आपकी डॉटर का हमेशा ध्यान रखूंगा, आप बस अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहना। अब इसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर सी अपने छोटे से बेबी के पास बैठा होता है। बेबी उससे कहता है कि मम्मा के आने से पहले आइसक्रीम खा लो वरना मम्मा गुस्सा करेंगे। तभी पीछे से सेंगशी आ जाती है जो दोनों को आइसक्रीम खाते हुए देख के चिल्लाने लगती है। दोनों इससे डर के भागते हैं। सेंगशी पीछे पीछे भागती है। एंड में सेंगशी फ्लैशबैक में याद करती है कि वो एक बार अपनी मम्मा के साथ में थी। तभी वहाँ पर मिस्टर सी आ जाता है। सेंगशी उसे बहुत ही लाइक करने लगती है और अपनी मदर से कहती है कि मैं बड़े होकर मिस्टर सी से ही शादी करूंगी। उसकी मम्मा कहती हैं कि अगर मिस्टर सी भी तुम्हें लाइक करे तो मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूंगी, जिससे मिस्टर सी भी खुश हो जाता है। सेंगशी ये सारी चीज़ें याद कर रही होती है और यहीं पर हमारी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।